थोड़ा जब विलंब होता है तो ऑनलाइन वाले मित्र थोड़ा घबरा जाते हैं कि आज नहीं होगा क्या। तो चलिए भाई, ऑनलाइन वाले सभी मित्र जुड़ जाए फटाफट, स्वागत है आपका। सूर्य प्रताप जी एक्टिव हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा विलंब हुआ है आज। कहाँ तक थे बेटा हम लोग? मुझे लगता है कि हम लोगों को बात करनी है स्वतंत्रता के अधिकारों के अधीन अनुच्छेद 19 पे, है ना। तो जैसा मैंने कल बात किया था बेटा, वही हम शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 19 सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, पहली बात। यानी उसमें जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अभी हम लोग देखेंगे, वो विदेशियों को हम लोगों ने नहीं दिया है, सिर्फ भारत के लोगों को उपलब्ध है। अनुच्छेद जो 19 है ना बेटा, वो 6 खंडों में बटा हुआ है। जैसा कल मैंने बताया था कि आर्टिकल जो 90 है उसके 6 खंड हैं। तो एक है, एक 19, 2 है, 19 3 है, 19 4 है, 19 5 है और 19 6 है। तो ऐसा बच्चों को ये लगता है कि जैसे मैंने कहा था ना कि 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार की व्यक्तिगत सुंदरता थी। 44वें संविधान संशोधन से एक इसमें से भी कम किया गया, तो 6 हो गई। बच्चों को लगता है देखिए कि यही 6 है, शायद ऐसा नहीं है बेटा। एक्चुअल में 19(2) से 19(6) तक अधिकार नहीं है। 19(2) से 19(6) तक प्रतिबंध है। माने इन अनुच्छेदों में बताया गया है कि 19(1) में जो आपको अधिकार दिए जा रहे हैं उस पे कैसे कैसे प्रतिबंध लगाया जाएगा, युक्त युक्त आधारों पे। तो अब ये प्रश्न है कि जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं वो कहाँ हैं? तो 19(1) में ही है। अब 19(1) में अगर हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जो पहले 7 थे, तो जाहिर सी बात है इसके उपखंड बनाए गए होंगे। तो इसको ऐसे बनाया गया, जरा सा आप देख लें। 19(1) क या ए, हिंदी में कहेंगे तो क और इंग्लिश में कहेंगे तो ए। फिर 19(1) ही है बेटा ख, या कहेंगे बी। फिर 19(1) ग कहेंगे तो सी। 19(1) घ कहेंगे तो डी। 19(1) अंग ई और 19(1) च कहेंगे तो एफ और 19(1) छ क्या कहेंगे बेटा? तो 19(1) में ही हमारे 7 प्रकार के व्यक्तिगत सुंदरताएं थी, उपखंड बना बना के दिया गया। इसमें से ये वाला जो है ना बेटा, इसी को हम लोगों ने 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया, जिसमें लिखा हुआ था संपत्ति की स्वतंत्रता। क्लियर है? यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति की स्वतंत्रता होगी, रखने की, संचित करने की, प्रयोग करने की। इसको हटा दिया। वैसे ऐसा नहीं कि इसको हट जाने से हम अपनी संपत्ति को रख नहीं सकते या हम अपनी संपत्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। बस फंडामेंटल राइट से उसको हटाया गया और इसको पहुंचा दिया गया सही स्थान पे, जो इसका स्थान था ना। सभी स्थान सही है। तो कुल मिला के अभी क ख ग घ अंग और छ ये बचा हुआ है। क्लियर है बेटा? तो अगर संख्या गिने तो 6 ही हुई, भले बीच में एक तो गायब हुआ, ये गायब हो जाएगा तो 5 होगा। तो संख्या अभी कितनी है बेटा? 5। इसीलिए मैंने कल लिखाया था कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जिसको 44वें संविधान संशोधन से एक कम किया गया। और अब इनकी संख्या कितनी बची बेटा? 6। 19(2) से 19(6) तक जो बात लिखी गई है वो मूल अधिकार की बात नहीं लिखी गई है। इसमें वैयक्तिक सुंदरता की बात नहीं लिखी गई है।
इस पे उस पे प्रतिबंध लगाने की बात की गई है कि आखिर इस पे किस आधारों पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, हम दोनों देखेंगे बेटा, है ना। तो शुरुआत करें। लास्ट लाइन जरा बोल दे बेटा, तो मैं थोड़ा क्लियर हो जाऊंगा क्या लिखा है आपने। 2 से 6 तक, यहां तक हो गया बेटा, चलो वेरी गुड। लिखें, अनुच्छेद 19(1) में वर्तमान समय में, बोर्ड पे देख लो भाई, ऑनलाइन वाले भी, उन्नीस एक में वर्तमान समय में कुल 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की बेटा? 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्लियर हुआ बेटा? लिखें, जो निम्न है। जो क्या है बेटा? निम्न है। क्रम से लिखिए। 19(1) का, तो 19(1) का में क्या है बेटा? बोले। अच्छा, घर पे नहीं पढ़ रहे हो? घर पे पढ़ने में कुछ प्रतिबंध है? नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, घर पे भी पढ़े, कोई उसमें इश्यू नहीं है। उसमें है बेटा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। थोड़ा लिख लें, फिर डिटेल में चलते हैं। 19(1) में क्या है बेटा? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका क्या मतलब है? वाक अभिव्यक्ति सुंदरता का मतलब क्या है, इसी को थोड़ा समझना है। ये कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने का और अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का अधिकार है। अभिव्यक्ति कई प्रकार से हो सकती है, जैसे इशारा भी अभिव्यक्ति है। जैसे वाक माने तो बोलना होता है, तो बोल के भी आप अपनी भावनाओं को बता सकते हैं और इशारे में भी बता सकते हैं, पेंटिंग से बता सकते हैं, चित्र के माध्यम से बता सकते हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम। अरे भाई, धरना प्रदर्शन होता है तो क्या करते हैं हम लोग? अभिव्यक्ति ही तो करते हैं। बोल नहीं रहे बेटा? तो क्या धरना प्रदर्शन भी मूल अधिकार है? आप कॉन्ट्राडिक्शन मत करिए। अभी आपने कहा कि हाँ, धरना प्रदर्शन भी अभिव्यक्ति है, तो धरना प्रदर्शन यदि अभिव्यक्ति है तो मूल अधिकार होना चाहिए। बोल नहीं रहे? कल को यही पूछेगा बेटा कि धरना और प्रदर्शन करना भी क्या हमारा अधिकार है। भले मूल शब्द न बोले साथ में, ताकि आप चालाकी ना दिखाएं, तो ध्यान से सुनिए, धरना और प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है, इसे कोई रोक नहीं सकता। सिंधु बॉर्डर पे जो जो ड्रामा हुआ ना, कोई रोक पाया? सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 19(1) क में ये फंडामेंटल राइट है, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन एक बात थी कि धरना प्रदर्शन करना हम जंतर मंतर बना हुआ है, पहलवान लोग जुटे हुए हैं, कर रहे हैं धरना प्रदर्शन ना, रोका जा रहा है? नहीं। लेकिन सिंधु बॉर्डर या टिकली बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा था किसान आंदोलन को लेकर, उसे रोका जा सकता था, लेकिन इसमें कोर्ट थोड़ा लिबरल हो गई। जब आपकी वाक अभिव्यक्ति सुंदरता होगी तो आप इसका ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते कि किसी की स्वतंत्रता बाधित हो। सड़क पे बच्चे आप देखते हो, डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या करते हैं, सड़क पे जाम करने लगते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत लायक बच्चे हैं, पुलिस जैसे ही देखते हैं भाग खड़े होते हैं, वो अलग बात है। तो पुलिस आती है तो क्या उनको गिरफ्तार कर लेती? हाँ, बिल्कुल कर लेती, पुलिस उनको पकड़ लेती, क्योंकि धरना प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप मौलिक अधिकारों का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते कि आप लोक शांति को, लोकहित को, लोक व्यवस्था को बाधित करें।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। वो चाहे तो कर सकते थे, क्योंकि पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया। ये ध्यान रखना कि धरना और प्रदर्शन करना फंडामेंटल राइट है, शर्तों के साथ। हड़ताल और बंद ये फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी हड़ताल कर देना या बंद की घोषणा कर देना ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब ये दादागिरी है, इसीलिए आप देखते हैं कुछ लोग जबरदस्ती बंद कराते हैं, और पुलिस वाले अगर पहुंच गए मौका वारदात पे, उन्हीं को बंद कर देते हैं जो बंद करा रहे थे। तो थोड़ा सा बेटा समझने की आवश्यकता है। लेकिन इसके अधीन किसी व्यक्ति को बोलने तथा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार क्या है बेटा? उपलब्ध है। ठीक है बेटा, हम लोगों से जो सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया है इस भाग से, उस प्रश्न का हम नाम ले लें, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा परीक्षा के लिए। तो आप देखते हैं जो हमारा प्रेस है, जो मीडिया है, बड़ी स्वतंत्रता है साहब। टेलीविजन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इनके पास बड़ी ताकत है, किसी को बना बिगाड़ देते हैं पल भर में। तो आखिरकार इनके पास ये अधिकार कहां से आया? इनके पास कोई विधिक बल होगा ना, कोई कानूनी शक्ति होगी ना। तो ध्यान से सुनना, इनके पास कोई अलग से कानूनी शक्ति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 क में ही इनको अधिकार मिला हुआ। क्लियर है बेटा? तो बार बार पूछा गया है प्रेस अथवा मीडिया को जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो किस अनुच्छेद से है? तो जवाब एक ही देना है आपको बेटा, 19(1) का। जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी स्वतंत्रता का यह प्रयोग करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, हम लोग भला बुरा भी कहते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ये वाक अभिव्यक्ति है। पिक्चर फंडामेंटल राइट है, 19(1) का में। विज्ञापन, अरे एडवर्टीजमेंट, तो जो विज्ञापन वगैरह आते हैं ये भी हमारे फंडामेंटल राइट है। यानी हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने सामान का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई रोक नहीं सकता। अब इसमें एक बड़ा मजेदार वाकया हो, वो थोड़ा आपको हम बताते हैं। नवीन जिंदल का नाम सुना? नहीं, जरूरी नहीं कि आप हर नाम सुने हो, लेकिन अगर सुने हो तो अच्छा। जिंदल स्टील, जिंदल स्टील का नाम सुने हो? हाँ हाँ, वो सरिया उरिया आती है भाई, उन्हीं के है। और ये मध्य प्रदेश के बहुत बड़े स्टील के कारोबारी हैं नवीन जिंदल साहब, और कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के ठीक ठाक नेता हैं। तो स्टील के कारोबारी हैं। तो एक घटना हुई उनके साथ, वो थोड़ा सुन लो। हुआ ये कि ये अपनी फैक्ट्री पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाह रहे थे। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो कोड है, अब तक जो था, थोड़ा परिवर्तन हुआ है। वो कोड ये है कि राष्ट्रीय पर्व को आप अपने प्रतिष्ठान पर, अपनी दुकान पर, अपने घरों पे राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। कब बेटा? राष्ट्रीय पर्व पर, यानी 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, राष्ट्रीय ध्वज फहराई और फहराया भी जाता है। अब देखते हैं प्राइमरी स्कूलों पे, डिग्री कॉलेज पे, इंटर कॉलेज पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। क्लियर है? लेकिन सामान्य रूप से यह निर्देश है कि आप रेगुलर राष्ट्रीय ध्वज न फहराएं। बस इसी बात को लेकर नवीन जिंदल नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय ध्वज अपनी फैक्ट्री पर साल भर फहराऊंगा, और प्रशासन ने कहा कि ऐसा किएगा तो जेल जाएंगे आप। बहुत नाराज हो गए, और इतने नाराज हो गए कि तुरंत पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने पेटिशन कर दिया कि सर मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 32 में आप कार्रवाई करें। अभी हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 में क्या है।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़े प्यार से पूछा कि भाई बताएं कौन सा आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कहा अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 19(1) का। तो कोर्ट कहा थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हम समझें। तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो मुझे क्यों रोका जाता है। जब हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को ही तो प्रदर्शित करते हैं, राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं, झंडे के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं, और झंडा फहराने में काहे रोक लगी है। तो सर इस पे आप कोई कार्रवाई करें। तो सर्वोच्च न्यायालय समझ गया कि मामला क्या है, तो उन्होंने नवीन जिंदल को आदेशित किया कि आप राष्ट्रीय ध्वज फहराइए, क्योंकि आपका यह फंडामेंटल राइट है और आप ही का नहीं, हर भारतीय का फंडामेंटल राइट है। अरे बेटा, देश के प्रति हम सम्मान प्रदर्शित करना चाहें, हम राष्ट्रगान गाना चाहें, हम राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहें, ये कोई गलत चीज है। राष्ट्र के किसी के पास फुर्सत नहीं आज की डेट में, लेकिन अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है तो करे, ये देश के लिए अच्छी बात है बेटा। सुबह सुबह उठ के हर भारतीय राष्ट्रीय गान गाए, राष्ट्रीय ध्वज फहराए तो देश के लिए सम्मान की बात है। अभी साहब ने घोषणा ही किया था कि सब लोग राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों पे फहराएं, फहराया गया, उसके घरों पे अभी है। हम तो देखे भाई अपने मोहल्ले में फट गया है, चिथड़े उड़ गए हैं, लेकिन घरों पे वो झंडा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसीलिए मना किया गया, और कोई वजह नहीं है। आप राष्ट्रीय ध्वज तो फहरा दोगे, मार्केट से एक झंडा और एक डंडा, घर पे एक राष्ट्रीय ध्वज उस दिन तो उत्साह से फहरा दोगे, लेकिन झंडे की कुछ प्रतिष्ठा है, झंडे की कुछ इज्जत है, और झंडे का कुछ कोड है, उसके कुछ नियम हैं जिसका पालन आप नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो जेल जाएंगे। क्लियर है बेटा? ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान न करें, आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। राष्ट्रीय गान का आप सम्मान न करें, आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अगर इंसल्ट किया आपने तो आपके विरुद्ध देशद्रोह की कार्रवाई होगी, तो बड़ी गंभीर कार्रवाई है। मुझे लगता है मेरे इन शब्दों का अंतर आप समझ रहे होंगे। सम्मान नहीं करना और किसी को बेइज्जत करना, ये दोनों अलग अलग शब्द है। राष्ट्रीय गान बज रहा, आप खड़े मत होइए, सम्मान का सूचक है कि राष्ट्रीय गान जब बजे सावधान खड़े हो जाए, चुपचाप राष्ट्रीय गान सुने, मत खड़े होइए, मत सम्मान प्रदर्शित करिए, आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज की बेइज्जती अगर आपने किया और ये सिद्ध हुआ तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हुई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने नवीन जिंदल को यही समझाया, देखिए मंशा यह नहीं है कि आप राष्ट्रीय ध्वज ना फहराएं, परेशानी सिर्फ यह है कि जाने अनजाने आपसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो जाएगा, और अपमान हो जाएगा तो फिर आप लेने के देने पड़ जाएंगे आप। तो कोड आपको पता है नवीन जिंदल जी? कोड राष्ट्रीय ध्वज का झंडा कोड है जो आपको हर जगह मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है। अगर आप उसका पालन कर रहे हैं तो आप राष्ट्रीय ध्वज फहराइए आज और अभी। नियम यह है सामान्य रूप से कि अगर किसी व्यक्तिगत बिल्डिंग पे या व्यक्तिगत प्रतिष्ठान पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जैसे सार्वजनिक स्थानों तो आजकल देख ही रहे हैं, 50 मीटर लंबा एक पोल, उस पर एक झंडा फहरा दिए। आपके यहाँ भी शहर में झंडे लगे हुए हैं, लेकिन ये झंडे का कोड ये कहता है कि अगर व्यक्तिगत रूप से कोई झंडा फहरा रहा है तो उसकी कुछ शर्तों को पालन उसे करना होगा। पहली शर्त ये कि संध्या काल के समय राष्ट्रीय ध्वज को उतार लें। यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय ध्वज जमीन को न छुए, जमीन को स्पर्श न करे। वो जब उतर रहा हो तो रास्ते में पकड़ लें उसे, जमीन को न टच करें। किसी भी हालत में झंडा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। जब देश शोक में होता है तब हमारे झंडे को झुकाया जाता है। अब समस्या ये है कि ठीक है, पूरे भारतीयों को झंडा फहराने की अनुमति दे दिया जाए, मान लें थोड़ी देर के लिए, भाई अभिव्यक्ति है, फहराइए। क्या क्या दुर्गति होगी झंडे की? अभी आंधी आएगी तो कई झंडा नाले में, कई झंडा सड़क पे, कई झंडा नाली में, जो गाड़ियों से पैरों से रौदे जाएंगे।
26 जनवरी और 15 अगस्त को आप देखते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं अपने विद्यालय में जाने को लेके, और विद्यालय में जाने के पहले उनको 2 झंडा जरूर चाहिए, से लेके दौड़ते हैं ना राष्ट्रीय ध्वज, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं सब, उनको झंडा चाहिए, प्लास्टिक के झंडे बिकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये उत्साह सिर्फ विद्यालय जाने तक रहता है, 2-3 घंटे में लगती है भूख बच्चों को, है ना, उत्साह हो जाता है ठंडा। फिर वो जब घर लौटते हैं तो झंडा झंडी रास्ते में फेंकते फाकते, सड़कें पट जाती हैं तो झंडों से, आप देखें नाले में, नाली में, यहाँ वहां। इस पे किसी ने पिटीशन किया कि सर ये झंडे का अपमान हो रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों को उनकी मानसिकता के आधार पर बख्श दिया, ताकि बच्चों से उनका ये अधिकार हम नहीं छीनेंगे, क्योंकि वो अबोध हैं, उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए ये अधिकार उनके पास बना रहना चाहिए। उसे कह दिया कि झंडा प्लास्टिक का बना के बेचना ही प्रतिबंधित होगा। अरे भैया बहुत महान झंडा है, उसकी जो हमारे बच्चे शहीद होते हैं ना, तो राष्ट्रीय ध्वज में उनकी बॉडी को रखा जाता है, और राष्ट्रीय ध्वज बड़े करीने से फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करके वो झंडा उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। झंडा फोल्ड, ये भी पूछा एक बार कि झंडे को मोड़ने का क्या नियम है, ये सब झंडे का कोड है बेटा, तो झंडे का मोड़ने का भी नियम है। आप कभी ध्यान देना, टीवी वगैरह पे दिखाता है, झंडे को फोल्ड करने का नियम यह है कि अशोक चक्र बीच में होना चाहिए, जब उसको फोल्ड करें आप तो अशोक चक्र बीच में दिखना चाहिए ऊपर की ओर। वो खैर एक्सपर्ट होते हैं, सेना के पर्सनल, वो मोड़ने का ढंग जानते हैं, मोड़ते हैं और दोनों हाथ पे झंडे को रख के और हैंड ओवर करते हैं परिवार के लोगों को, ये झंडा है। तो उसकी इतनी महिमा है बेटा, उसी झंडे के लिए गोलियां चलती हैं, हजारों हजार शहीद हो जाते हैं। टाइगर हिल पे झंडा गाड़ दिया, उसी झंडा गाड़ने के लिए कितने जवान हमारे शहीद हो गए। तो झंडे का मतलब है बेटा। तो एक बात आज की डेट में कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी आपको फंडामेंटल, किसके अधीन बेटा? 19A का के अधीन। तो थोड़ा सा लिखें, लिखें वर्तमान समय में राष्ट्रीय ध्वज फहराना क्लियर है बेटा, तथा विज्ञापन, चलचित्र, जनप्रतिनिधियों के बारे में जानने का अधिकार, प्रेस अथवा मीडिया को स्वतंत्रता, प्रेस अथवा किसको बेटा? मीडिया को स्वतंत्रता, 19(1) का से ही उपलब्ध है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, बहुत सी चीजें जाने अनजाने हम लोग नहीं दे पाते, नहीं बात कर पाते, इरादा ठीक रहता है। कल को कोई ऐसा प्रश्न आपको दिखे जिसमें आपको ये महसूस हो कि ये अभिव्यक्ति का मामला है, तो 19(1) का उसकी अनुमति देगा। बस ये ध्यान रखना कि उससे कहीं लोक व्यवस्था, लोक शांति अगर भंग हो रही होगी तो शायद रोक लगा दिया जाएगा। जैसे कल को आपसे पूछे कि टेलीविजन पे पिक्चर दिखाने का अधिकार क्या 19(1) के अधीन फंडामेंटल राइट है? क्या लग रहा है आपको? जोर से बोलिए बेटा, जो लग रहा है वो बताइए। हाँ बिल्कुल है, लिखा पढ़ी में है। एक मूवी को टेलीविजन पे दिखाना था, दूरदर्शन पे, और टेलीविजन वालों ने नहीं कहा कि नहीं दिखाएंगे, उसने कहा दिखाओगे कैसे नहीं, और उसने पिटीशन कर दिया कि मेरा फंडामेंटल राइट है।
एक पिक्चर के माध्यम से जो निर्माता है, जो एक्टर है, वो अपने ऑडियंस से कुछ कहना ही तो चाहता है, कोई मैसेज ही तो देना चाहता है, अभिव्यक्ति ही तो करना चाहता है। ड्रामा है, उस ड्रामे के माध्यम से एक अभिव्यक्ति होती है जो आप तक पहुंचाई जाती है। तो ये भी अभिव्यक्ति है, इसे आप नहीं रोक सकते। क्लियर है बेटा? तो अब इसको भी जोड़ लें, उसी में लिख लें। टेलीविजन पर पिक्चर, ये मुकदमा चूंकि गया था बेटा इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको लिख जरूर लो। टेलीविजन पर पिक्चर दिखाने का अधिकार, धरना एवं प्रदर्शन करने का अधिकार, धरना एवं प्रदर्शन करने का अधिकार, ये क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट है। किसके अधीन है? 19(1) का के अधीन है। तो परीक्षा में इसमें से किसी नाम को लेकर आपसे पूछा जा सकता है, जवाब दीजिएगा। क्लियर है बेटा? हाँ, अब ये है बच्ची की परेशानी, भाषा की समस्या है इसकी। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे एमएलए, एमपी, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, इनको कहा जाता है जनप्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इसमें भी पेच हुई, जरा सुन लो। तो जनप्रतिनिधि जनता को अपने बारे में नहीं बताना चाहते थे। तो ये हुआ कि काहे नहीं बताएंगे, तो कहा कि हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं और ज्यादा बता देंगे अपने बारे में तो फायदे की जगह पे नुकसान हो जाएगा। तो उनको ये आदेशित किया गया कि नहीं, बहुत ज्यादा मत बताइए, कुछ चीजें बता दें, क्योंकि जनता को चुनने का अधिकार है, तो जनता को जानने का भी अधिकार है। जब हमें सिलेक्शन करना है तो हम आपके बारे में जानेंगे। भाई इलेक्शन कौन करता है? जनता करती है। तो जनता किसको इलेक्ट कर रही है उसके बारे में ना जाने, ऐसे आंख मूंद के किसी को बस चुन ले, नहीं, आप बताइए जनता को। तो जनप्रतिनिधि ये कहते थे कि जनता जानती है हमारे बारे में, क्योंकि हम इतने पॉपुलर लोग हैं कि ऐसे ही जानती है, बताने की क्या जरूरत है। कहा नहीं नहीं, जानती है आपको, लेकिन एक सैद्धांतिक ढंग से आप बताइए, औपचारिक ढंग से आप बताइए। तो कहा कैसे बताएं? कहा अखबार में बताइए, न्यूज़पेपर में बताइए। तो कभी कभी कुछ राजनेता इतने चालाक हैं कि जो सबसे घटिया टाइप वाला अखबार है, जिसका सर्कुलेशन सबसे कम है, जिसको बहुत ढेर सारे लोग नहीं पढ़ते, उसमें अपना डिटेल देते हैं। तो कोर्ट ने कहा सारे अखबारों में देना पड़ेगा। तभी वो सारे अखबारों में देते हैं। क्या क्या देते हैं? पहला तो अपनी शिक्षा जरूर देंगे। कोर्ट ने कहा ये जरूर बता दीजिएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, संपत्ति कितनी है आपकी। इसे देखते हो ना, संपत्ति का ब्यौरा जरूर आता है, प्रॉपर्टी आपके पास कितनी है। और लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा कि आपके खिलाफ मुकदमे कैसे हैं। तो दो पे इनकी बड़ी आपत्ति थी कि शिक्षा नहीं बताएंगे और मुकदमे हमारे पास कितने ये नहीं बताएंगे, संपत्ति संपत्ति भले बता दें। कोर्ट ने कहा बताना तो पड़ेगा ही आप। तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ा खराब इंपैक्ट चला जाएगा, क्योंकि सारे लोग तो हम लोगों को फंसाए हैं। हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि 150 मुकदमा खाली हमारे ऊपर इसलिए कर दिया गया ताकि हमको डिफेम किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि जनता समझती है कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपको खाली फंसाया गया है, तो यही बता दो कि आपको कई बार फंसाया गया। जनता समझदार है, जनता समझ लगी, जनता खूब समझती है कि किसी के खिलाफ 150 मुकदमे दर्ज हैं, 250 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मालूम चला कि 80 मुकदमे हत्या के दर्ज हैं। और जनता को तो लग ही जाएगा कि आप फर्जी फंसाए गए हैं, क्योंकि आप बड़े सभ्य व्यक्ति हैं। कहा सब बताइए चुपचाप, उसके बाद जनता चुनेगी चाहे नहीं चुनेगी। तो ये सब फंडामेंटल राइट हो गया बेटा। एक नोट बनाइए, हड़ताल तथा बंद का अधिकार, हड़ताल तथा बंद का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। क्लियर है बेटा? ठीक है।
और भी जोड़िए घटाइएगा जो भी आपको मिले, इसमें स्पेस बहुत है बेटा जोड़ने का। लेकिन प्रेस अथवा मीडिया वाला याद रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा फ्रिक्वेंटली यही पूछे हैं कि प्रेस को सुंदरता किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, तो 19 का दिमाग में रखिएगा। क्लियर हुआ बेटा? एक बात कि जो ऊपर कहा गया सब में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे जब कहा गया कि झंडा फहराने का अधिकार 19 का में आपका मूल अधिकार है, तो झंडा फहराने से रोका भी जा सकता है। जब कभी ये भ्रम होने लगे कि आप झंडे का इंसल्ट कर दोगे, तो बिल्कुल रोका जाएगा। बोलने से नहीं रोका जाता लोगों को। अरे भैया जी, आप मुझे बताइए ना, कुछ लोग पब्लिक एड्रेस करने से रोक दिया जाता है क्योंकि उनको पता है कि क्या बोलेंगे, आग लगा के जाएंगे, दो संप्रदाय के बीच में वैमनस्यता पैदा कर देंगे। ऐसा अगर आप बोलेंगे तो आपकी अभिव्यक्ति रोक दी जाएगी। तो अभिव्यक्ति का मतलब यह नहीं कि आप बेलगाम घोड़े हो जाएंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। आपकी अभिव्यक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को ठेस पहुंचे, किसी की भावनाएं आहत हों। अगर आप ऐसी अभिव्यक्ति करेंगे तो आप दोषी होंगे। इसीलिए 19(2) में इस पे युक्त आधारों पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 19(1) को रोका जा सकता है। लोक शांति, लोक व्यवस्था, जनता के बीच में वैमनस्यता वगैरह को ध्यान में रख के इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्लियर बेटा? हम लास्ट में लिखाएंगे इकट्ठे। दूसरा नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल नहीं है, लोक व्यवस्था के लिए बिल्कुल। अब सिंपल सी बात है बेटा कि बंद से हमारा व्यक्तिगत अधिकार तो बाधित हुआ। एक बहादुर योद्धा थे, उन्होंने कहा नहीं हम घूमेंगे, भले मर जाएंगे, हो जाए कोविड सोविड, लेकिन हमारी सुंदरता बाधित काहे कर देंगे? ठीक है साहब, आप अपना जान देने पे आमादा है, दूसरे की जान ना ले लेना आप, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कोविड आप ही फैला रहे हैं। तो ये इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते, बिल्कुल प्रतिबंध लगाइए। फंडामेंटल राइट, भ्रमण का अधिकार, घूमने का अधिकार पे प्रतिबंध तो लगा, लेकिन ये प्रतिबंध लोक व्यवस्था को ध्यान में लगाया गया ताकि ये बीमारी महामारी के रूप में और न फैल जाए। सब कुछ हो सकता है बेटा। मैंने कहा ना कि हमारे फंडामेंटल राइट कहीं आबाद नहीं है। हमारे जितने फंडामेंटल राइट हैं बेटा, सब पे युक्त आधारों पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लोक शांति, लोक व्यवस्था, ढेर सारे कारण है। अभी मान लो युद्ध की घोषणा हो, आदेश जारी किया जाएगा ब्लैकआउट करिए। ब्लैकआउट मतलब अपने घर की सारी लाइट वाइट सब एकदम रात में बंद करिए। आप कहेंगे प्रकाश में रहना ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा पढ़ने का मन कर रहा है, हम जलाएंगे, जला लो, और देखो 100 मिसाइल तुम्हारे घर पे आके गिरेगी। भाई ब्लैकआउट काहे किया जाता है? ताकि फाइटर प्लेन जो दुश्मन क्या है वो टारगेट को न समझ पाए, लक्ष्य न समझ पाए कि कहां पे हमला करना है। वैसे आजकल तो बड़ी आधुनिक तकनीकें हो गई हैं, तो ब्लैकआउट का बड़ा मायने नहीं होता, लेकिन ब्लैकआउट अगर नहीं किया आपने तो बहुत इजी टारगेट बनेंगे, क्योंकि आकाश से जो शहर का क्षेत्र है बड़ा जगमगाता है और उसमें फिर आतिशबाजी कर देंगे वो, है ना बेटा? इसलिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, एकदम से अंधकार। अगर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ना देखें तो उनको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे कोई अर्बन एरिया है। ये सब बेटा फंडामेंटल राइट है। मुझे लगता है एक बात को आप महसूस करिए कि फंडामेंटल राइट व्यक्तिगत अधिकार है और कुछ समूह के अधिकार है। आपका फंडामेंटल राइट ये कह रहा है कि हम बिना कपड़े के सड़क पे घूमेंगे। भारत में तो नहीं है, यूरोप में बहुत है, बड़े नालायक टाइप के हैं। तो ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट है, आपका ऐसा मन कर रहा है, लेकिन लोक शांति, लोक व्यवस्था और लोक लज्जा के ध्यान में आपको रोका जाएगा ऐसा करने से। हमारे यहाँ तो रोका जाएगा, यूरोप में नहीं रोका जाता। एक बड़ी मैं तो 2 महाकुंभ देखा, मैंने बताया ना, तो मैं एक महाकुंभ इलाहाबाद में लगा था, तो मेरी नहीं, हम जैसे तमाम स्टूडेंट की वॉलंटियर ड्यूटी लगी हुई थी। तो वॉलंटियर ड्यूटी का मतलब ड्यूटी क्या है? वो घूम रहे हैं, तो बोर्ड लगा के आई कार्ड लगा के मेले में घूम रहे हैं कि भाई किसी को कोई हेल्प चाहिए तो पूछ लीजिएगा। बस काम ये था कि कोई एड्रेस पूछे तो बता दीजिएगा। घूम रहे थे। तो हम लोग क्या एक संप्रदाय है, आप वहां कभी अगर गए हो तो आपने जरूर देखा होगा
जिसको कहते हैं हम लोग जूना अखाड़ा। तो यहाँ ढेर सारे अखाड़े, मतलब अखाड़ा मतलब कुश्ती लड़ने वाला अखाड़ा नहीं, ये साधु संतों का संप्रदाय है हमारे यहाँ। निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, हमको तो नाम भी नहीं पता, बहुत ढेर सारे हैं। तो जूना अखाड़ा जाना जाता है अपने नागा साधुओं के लिए, यानी उसमें जो संत होते हैं वो नागा होते हैं। तो नागा माने ढेर सारे बच्चे समझते हैं वो नागालैंड के नहीं, नागा मतलब वो जो कपड़े नहीं पहनते, न्यूड रहते हैं। तो जैन मुनि नहीं न्यूड रहते, अरे टीवी पे आप देखते हो बिना कपड़े के रहते हैं, पहनते ही नहीं कपड़े। तो वैसे ही नागा संत जो है न्यूड रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते। अच्छा, थोड़े बड़े लड़ाके होते हैं, एग्रेसिव होते हैं नागा। नाम सुने हो नागाओं के? किसी नागा साधु वाधु को देखे हो? नहीं? अरे बड़ा पब्लिकली तो नहीं घूमते, लेकिन कुंभ में जाके देख लें, ऐसा ऐसा कांड करते नजर आ जाएंगे ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नागा साधु को मैंने मेले में देखा कि वो 40 साल से अपना हाथ ऐसे किया हुआ, हाथ ही नीचे नहीं किया, नाखून नोखून इतने बड़े बड़े हो गए। उसने हठ धर्मिता का पालन नहीं, कहा हाथ कभी नीचे ही नहीं करेंगे। उसका हाथ सब ज्वाइंट वाइंट हो गया, वो नीचे कर भी नहीं सकता। बहरहाल वो बड़े जिद्दी टाइप के होते हैं और वो लड़ाके होते हैं। इनको धर्म योद्धा कहा जाता है। मुगलों का आक्रमण जब भारत पे हुआ ना, तो धर्म को बचाने के लिए धर्म योद्धा हुए ये नागा, और ये लड़ने में माहिर होते हैं, इसलिए अपना कौशल आज भी दिखाते हैं। ये जब निकलते हैं ना तो अस्त्र शस्त्र इनके हाथों में होता है, भाले होंगे, तलवार होंगे, दुनिया भर के जितने ट्रेडिशनल हथियार हैं वो होंगे। आजकल तो राइफल और रिवॉल्वर भी लेके चलते हैं भाई, कपड़े एक नहीं पहने हैं और कंधे पे राइफल है बिल्कुल। तो इनको धर्म योद्धा के रूप में विकसित किया गया था, और ये कहा गया था हिंदू धर्म जब खतरे में होगा तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए लड़ेंगे। और राजस्थान, गुजरात वगैरह इलाके में इनको ज्यादा डेवलप किया गया, क्योंकि जब किसी राजा पे कोई मुस्लिम आक्रांता हमला करता था तो ये नागा उस राजा की ओर से लड़ जाते थे अपने धर्म को बचाने के लिए, और इनको खोने के लिए कुछ नहीं होता। नागा साधु बनने की पहली शर्त होती है कि तुरंत अपना पिंड दान कर दीजिए, यानी अब आप जिंदा ही नहीं है। तो जो अपना ही पिंडदान खुद ही कर चुका हो, तो हमारे यहाँ तो संस्कार होता है, मरने के बाद पिंडदान होता है, वो जिंदा जिंदा रहते पिंडदान कर देते हैं। बहरहाल वो इशू छोड़ो। तो वो क्या कर रहे थे कि बड़ा ताम झाम से जा रहे थे नहाने, जिसको शाही स्नान कहते हैं। कुंभ में पहला स्नान शाही होता है, साधु संत नहाते हैं, उसके बाद आम जनता नहाती है। और साधु संत में कई संप्रदाय हैं, तो उसमें भी होड़ रहती कि पहले कौन नहाएगा, तो पहले यही नहाते हैं। गुंडागर्दी है, नहीं नहाएंगे तो कोई नहीं नहाएगा, बिल्कुल तय जाना है, मारकाट हो जाएगी। ये नहाने जाते हैं तो पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं। कुंभ का जब फेस्टिवल होता है तो पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं। तो ब्राजील से, ब्राजील एक देश है ना, आपको पता है, दक्षिण अमेरिका का। तो ब्राजील से कुछ यूथ आए थे भारत में, तो उसमें बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे। तो अब उनको ये लगा कि ये जो नहाने जा रहे हैं ये कोई रिचुअल है, कोई परंपरा है यहाँ की। भारत की बड़ी विचित्र विचित्र परंपरा है, हम भारतीय ही ढंग से नहीं समझ पाए, विदेशी क्या समझेंगे। तो उन बच्चियों को ये लगा कि ये नहाने की कोई परंपरा है जिसमें बिना कपड़े के नहाया जाता है। अब वो भी कोई मॉडर्निंग वॉर्डनिंग करने वाली बच्चियां थी, वो भी अब कपड़े उपड़े निकाल के नहाने पहुंच गए। पुलिस वाले तो बड़ी मुश्किल से प्रोटेक्ट किए। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, वो जरा समझिए। नागा साधु घूमते हैं, आप घूमो सड़क पर और देखो पुलिस अरेस्ट करती है कि नहीं। जिसके पीछे तो बड़ा एक बाल बराबर दूरी है बेटा, भावनाओं की दूरी है। यूरोप में तो भाई उन लोगों का कल्चर है, वही उन्हीं लोगों को बधाई हो। हमारे यहाँ तो अलग कल्चर है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि लोक व्यवस्था, लोक शांति के लिए कुछ चीजों को रोक तो लगाई ही जा सकती है, जबकि आप देख रहे हैं कुछ जगहों पर रोक नहीं लगाई जा रही है। नागा साधुओं को रोक के दिखाएं, और हजार हजार के झुंड में निकलते हैं और तलवार लेके निकलते हैं, और किसी की हैसियत है जो रोक के दिखा दे। और पुलिस वाले तो सवाल ही नहीं उठता है, खून खराबा कर देंगे वहीं। पुलिस वाले हाथ जोड़े ही नजर आते हैं कि बस आप चले जाइए शांति से। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा अभिप्राय है बेटा
कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको देश की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल रोका जा सकता है। हम अमेरिका जैसे नहीं हैं। हमारे यहाँ प्रतिबंध लगाने की पूरी जगह खोजी गई है, जगह बनाई गई है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। 19(1) ख, इसको पूरा किया जाए बेटा, आज थोड़ा बड़ा है। 19(1) ख, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ध्यान रखना, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है ये। क्लियर है बेटा? यानी 19(1) ख ये कह रहा है कि भारत का कोई भी नागरिक, क्लियर है बेटा, शब्दों में भी हम लिखा देते हैं, भारत का कोई भी नागरिक संपूर्ण भारत में कहीं भी एक सम्मेलन कर सकता है, लोगों को जुटा सकता है। बस शर्त यह है कि इसमें जो लोग आएंगे उनके पास अस्त्र और शस्त्र नहीं होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर है? कुछ तो है। हाँ, अरे बाप रे, इसका मतलब ये शस्त्र आधुनिक शब्द है, पहले नहीं था ये सब। अगर आप कह रहे हैं ऑटोमेटिक बंदूकें, तो ऑटोमेटिक बंदूकें तो हाल की घटना है साहब। तो इसका मतलब शस्त्र नया शब्द है। गलत सोच रहे। दो तरह के आयुध होते हैं, दो तरह के वीपन्स होते हैं। एक वो वीपन जिसको हाथ में पकड़ के ही हमला किया जाता है, जैसे तलवार, जैसे लाठी डंडे, तो इनको हाथ में पकड़ के ही हमला किया जाता है। क्लियर है? जैसे भाला, भाला तो खैर दोनों खेमे में चला जाता है। भाला फेंक के भी मारा जा सकता है, हाथ में पकड़ के भी मारा जा सकता है, लेकिन कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनको प्रक्षेपित करके मारा जाता है, फेंक के मारा जाता है। जैसे भगवान विष्णु के पास बहुत बढ़िया हथियार है, फेंक के मारने वाला ही है ना, चक्र सुदर्शन हम लोग कहते थे। उस जमाने में भी ऐसे हथियार थे। तीर धनुष प्रक्षेपित करके मारा जाता है। अब तीर हाथ में पकड़ के किसी को भोंक दे वो बात अलग है, लेकिन तीर इसके लिए तो बना नहीं है, उसको तो प्रक्षेपित करके मारा जाता है। बस इसी में डिफरेंस है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हाथ में पकड़ के मारा जाता है उसको कहते हैं क्या? अस्त्र कहते हैं। हाँ, इन्हीं दो में कोई कहते हैं, अगर एक नहीं तो दूसरा वाला होगा। इतनी बुद्धि तो है ही है हम लोगों के पास, है ना। देखो, थोड़ा सा व्यवहार से भी चीजों को, जो बंदूकें होती हैं उनको आग्नेयास्त्र कहते हैं। आग्नेय अस्त्र कहते हैं ना, तो अब समझ में तो आ ही गया। जिनको प्रक्षेपित करके मारेंगे उन्हें अस्त्र कहेंगे, जिनको शरीर पे धारण करके हमला कहेंगे उसे शस्त्र कहेंगे। ठीक है? अभी तो कुछ ज्यादा ही व्याख्या हो, इसकी जरूरत नहीं थी यहां पे, लेकिन फिर भी मने दोनों में से कोई नहीं। लाठी डंडे भी लेके नहीं आएंगे, तलवार भाले भी लेके नहीं आएंगे, बंदूक बंदूक भी लेके नहीं आएंगे, ये तय हो गया। अस्त्र शस्त्र दोनों नहीं होना चाहिए। जी बेटा। अरे बुड्ढे लोगों को बात छोड़ दीजिए, वो तो अलग चीज है। अभी सिंधु बॉर्डर पे जब हो रहा था तो टिकैत ने क्या कहा? हाँ, डंडा वंडा लठ भी लेके आना साथ में। तो झंडा माने झंडा लेके आना, और साथ में झंडा लगाने के लिए डंडा लेके आना। अरे झंडे का डंडा और लठ दोनों में अंतर होता है ना भैया। वो झंडा लगाने के नाम पे लठ लेके आए थे 6-6 फीट के। तो हमारे यहाँ रास्ता तो वही है, एक लाठी ले लीजिए, लठ ले लीजिए और टेक लगा लगा के चलिए। बताइए कि हम चल ही नहीं पा रहे, हम लेके आए। तो बहाने तो बहुत हैं बेटा।
और हमारे यहाँ गांव की परंपरा तो अब तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, वो लाठी डंडे लेके चलने की परंपरा रही है। और शाम वाम के समय घर से जो बुजुर्ग लोग या थोड़ी ऐसे लोग निकलते थे अपने खेतों तो की ओर, तो वो डंडा लेके ही जाते थे ढेर सारे कारणों से। लेकिन ये है कि कह रहे हैं कि मनसा खराब नहीं होनी चाहिए। आप देख ही रहे हैं लोग डंडा उंडा लेके पहुंचे ही थे, कहाँ रोका जा सका। लेकिन ये संविधान कह रहा है कि आप अस्त्र शस्त्र के रहित कोई सम्मेलन कर सकते हैं और शांतिपूर्ण सम्मेलन अगर है तो कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इसका अभिप्राय भी यह नहीं है कि अबाध अधिकार है आपका। लोक शांति, लोक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अनेक आधारों पर इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हम प्रतिबंध बार बार नहीं लिखाएंगे बेटा, हम लास्ट में इकट्ठे लिखा देंगे। क्लियर है? शब्दों में लिख लें। प्रत्येक भारत का नागरिक संपूर्ण भारत में, प्रत्येक भारत का नागरिक संपूर्ण भारत में शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। कहां तक पहुंचे बेटा? ख हो गया। 19(1) ग। और मुझे लगता है नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समय जाया कर रहे हैं हम लोग। लिखें 19(1) ग, संघ व संस्था बनाने की स्वतंत्रता। संघ व संस्था बनाने की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है? जब अगर मतलब समझ में आ रहा है बेटा तो क्यों टाइम किल किया जाए, क्यों लिखा जाए इसको? संघ संस्था बनाने का मतलब है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का संघ और किसी प्रकार की संस्था बना सकता है। बस शर्त यह है कि वह संस्था स्वयं या उसका कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो देश विरोधी हो। जैसे अभी कर्नाटक के चुनाव में आपने एक नया ड्रामा देखा था कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ दूसरा ही नारा लगा रहे थे। अमूमन तो वो नारा इधर उत्तर भारत में लगाते हैं, जय श्री राम, लेकिन वहां आपने देखा एक नया नारा आया था, जय बजरंगबली। आया था ना? मुझे लग रहा है आप समझ ही रहे क्यों आया था। क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम चुनाव जीते तो बजरंग दल पे प्रतिबंध लगा देंगे। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी तो आरएसएस को भी धमकी देती है कि आरएसएस की विचारधारा ठीक नहीं है, हम इस पे प्रतिबंध लगा देंगे। ये क्या है बेटा? ये संघ है ना। अरे आरएसएस को तो हम लोग संघ कहते ही हैं, पूरा नाम नहीं बोलते तो हम लोग कहते हैं संघ के लोग हैं। तो आप कोई भी संघ, मुसलमानों ने भी संघ बनाया, बाद में आपने देखा एक उन्होंने सिमी बनाया, राष्ट्र विरोधी गतिविधि जब पाई गई तो उसको बैन कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद संघ बना, बाबरी मस्जिद ढहाई गई तो कुछ दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये तो है, ये संघ संस्था आप कोई भी बना सकते हो बेटा, धार्मिक आधार पर बना सकते हो या किसी अन्य आधारों पे आप संघ संस्था बना सकते हो। शर्त बस यही होनी चाहिए कि आपका कार्य देश विरोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? मुझे नहीं लगता बहुत व्याख्या की आवश्यकता। अगला 19(1) घ, संपूर्ण भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। संपूर्ण भारत में क्या बेटा? भ्रमण माने घूमने की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक संपूर्ण भारत में कहीं भी घूमेगा, उसको घूमने से कोई प्रतिबंधित नहीं कर देगा। इसका अन्यथा अर्थ मत समझ लीजिए कि भारत का कोई नागरिक किसी के घर में घुस जाएगा। यहाँ घर बड़ा अच्छा लगा तो हम घूमने की सुंदरता है, आपके घर में घुस जाएंगे। कैसे घुस जाएंगे? सैन्य प्रतिष्ठान में घुस जाएंगे आप, जहां सुरक्षा बड़ा जरूरी है। तो सामान्य रूप से जहां के कुछ प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों को छोड़ के आप कहीं भी जा सकते हैं। मुझे घटना याद है, दिल्ली में अगर कभी गए तो वहां एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स है।
सीजो कॉम्प्लेक्स एक एरिया है बाउंड्री से घिरी हुई, जिसमें हेडक्वार्टर है ढेर सारे संस्थाओं, जैसे उसी में सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है, उसी में बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, उसी में सीबीआई का हेडक्वार्टर है। जो आप फोटो देखते हो ना, सीबीआई कार्यालय वही है, सीजो कॉम्प्लेक्स में है। और भी कई बड़े हाई सिक्योरिटी वाले वहां पे कार्यालय हैं। तो विद्यार्थी जीवन में हम लोगों को वो ट्रेनिंग का लेटर नहीं मिला, तो हम लोगों को वो जो मालूम चला कि बीएसएफ के हेडक्वार्टर में जाके संपर्क करिए, वहीं से आपको बताया जाएगा कि क्या इश्यू हो गया, काहे नहीं जारी हो पाया। तो एडमिट कार्ड और फलाना ढिमाका सारा प्रूफ था साथ में, लेकिन फिर भी अकेले नहीं छोड़ा गया। जबकि 100% फोर्स के नहीं हो पाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि 50% तो हो ही गए थे। कोई सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग रेनिंग बची थी। लेकिन बीएसएफ के 2 जवान विद आर्म्स एमुनेशन वो साथ साथ लगे रह के चलिए। वो हाई सिक्योरिटी जोन है ना बेटा, तो जो सिक्योरिटी जोन है उसको आबाद आपको थोड़ी घूमने देंगे कि सड़क पे चलते चलते आप जहां मन करे वहीं घुस जाइए घूमने के लिए, सीबीआई हेडक्वार्टर में घुस जाइए, नहीं। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, संपूर्ण भारत में आपको भ्रमण का अधिकार है, लेकिन इस पे भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अरे क्यों नहीं प्रतिबंध लगाए जा सकते भाई? कहीं आप देखते हो कोई आपराधिक घटना हो जाती है, नेताओं को जाने से रोक दिया जाता है, बाकी लोगों की बात ही छोड़ दें। मैंने सुना था कि अखिलेश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जा रहे थे, कुछ छात्रों का इशू था, लखनऊ हवाई अड्डे पे पकड़ लिया गया, नहीं जाएंगे आप। कहीं कोई घटना होती तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ढिमाका ही लोग चल पड़ते हैं, रास्ते में रोक लिए जाते हैं, नहीं जाएंगे। इनको तो बोलना चाहिए ना कि संविधान पढ़ के आओ, संविधान में लिखा है भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन घूम के आग लगाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है कि आप वहां जाके आग लगा दें। हमारे मुख्यमंत्री को कुछ दिन आजमगढ़ आने में प्रतिबंध था, अभी तो मुख्यमंत्री, क्योंकि लोगों को पता था एक बार आजमगढ़ में आए थे तो क्या क्या हो गया आपको पता ही था, तो कहीं अगली बार कुछ और ना हो जाए। तो लोक शांति, लोक व्यवस्था के लिए हर चीज पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब ऐसा महसूस हो। अब कौन प्रतिबंध लगाएगा भाई? अब भी प्रतिबंध है क्या? नहीं, जहां चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बेधड़क आते जाते हैं। लेकिन जब ये कहीं लगेगा किसी सरकार को, अच्छी मंशा से लगे या गलत मंशा से लगे, सॉरी, ये एक थोड़ा सा डिबेट की विषय वस्तु हो सकती है कि सरकार जब घूमने से किसी को रोक रही है, उसकी मंशा क्या है। एक, जब राजनीतिक नेता किसी घटना स्थल पे जाने की कोशिश करता है कि हम भी जाके जरा सहानुभूति प्रदर्शित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक बात समझ लीजिए, उसकी मंशा ठीक नहीं है। वो कोई सहानुभूति देने नहीं जा रहा है, सिर्फ उस घटना का राजनीतिक उपयोग करने जा रहा है, इसीलिए उनको रोक दिया जाता है। लेकिन यह है कि कभी कभी ये भी कह सकता है कि नहीं, हम सहानुभूति ही देने जा रहे हैं, तो जाने दीजिए, नहीं जाने देते। इसमें राजनीतिक मामला इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन सरकार का कभी कभी अपना डिसीजन होता है कि क्या करें क्या ना करें। माने घूमने के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन आधार युक्त होना चाहिए, उचित होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। बस इस वजह से नहीं कि नहीं हमारा मन नहीं कर रहा, आपको घूमने देंगे। चुनाव का समय हो रहा है, एक राजनीतिक दल का मुखिया अपने पार्टी का प्रचार करने निकल पड़ा, सरकार ने उनको पकड़ लिया, कहा कि नहीं घूमने देंगे। अरे साहब, ऐसे कैसे रोक लेंगे आप? चुनाव का समय, हर कोई अपना अपना प्रचार करेगा। आप गलत मंशा से किसी राजनीतिक दल के नेता को थोड़ी रोक सकते हैं कि आपको हम घूमने नहीं देंगे। वजह तो बताइए ना, काहे नहीं घूमने देंगे? तो वजह यह है कि आप प्रचार करोगे तो जीत सकते हो। नहीं, ये कह के आप किसी पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। क्लियर है बेटा? लिखें, कहां तक हो गया बेटा? घ तक हो गया ना? हाँ, अंग। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी किसकी बेटा? निवास करने की स्वतंत्रता। मतलब जहां चाहे भारत में वहां रहें, राष्ट्रपति भवन में घुस जाएं, एंटीलियो में जाके रहने लगे, है ना, जो भी बिल्डिंग घर अच्छा लगे बस उसी में घुस जाइए रहने। अरे नहीं, उसका अन्यथा अर्थ ना समझें।
माने ये कहा गया है कि सामान्य रूप से आप पूरे भारत में जिस भी स्थान पे अपना निवास स्थान बनाना चाहें, रहना चाहें, रह सकते हैं, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन फिर भी कुछ प्रदेशों में कुछ जगहों पे प्रतिबंध तो लगाइए, उनकी अपनी व्यवस्था के हिसाब से। क्लियर है? अभी तो आप नहीं पूछे, बड़ा अच्छा लगा, नहीं तो ढेर सारे बच्चे पूछते थे कि जम्मू कश्मीर में तो नहीं थी। अरे मेरे भाई, जम्मू कश्मीर में निवास करने पे कब प्रतिबंध था? निवास करने में प्रतिबंध तो तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, कभी नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने पे प्रतिबंध था, वो तब था जब जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, धारा 370 के द्वारा। जब 370 ही नहीं रहा तो जाके प्लाट प्लाट खरीदिए ना जम्मू कश्मीर में, परेशानी क्या है? और घर बना के रहिए और देखिए कि 4-6 महीने या साल भर सुकून से रह पाते हैं। क्योंकि अभी हो क्या रहा है आप देख ही रहे हो, जितने बाहर के लोग जा रहे हैं, इवन मजदूर जो जा रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। सेव के बागान में काम करने वाले बिहार के और इधर उधर के जो मजदूर जा रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि डर के मारे ये बाहर ही भाग गए यहाँ से। और कहीं घर बना के परमानेंट रहने का इरादा कर रहे हो तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो हम वहां इसलिए डर के मारे नहीं रह रहे हैं, रहने पे प्रतिबंध थोड़ा ही लगा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप पूरे भारत में कहीं रह सकते हो बेटा प्रतिबंधों के साथ। समय समय में आपको बताया जाएगा कि ये प्रतिबंध है किन्हीं कारणों से, मनमाना नहीं है। आप किसी के घर में घुस के थोड़ी कमरा कब्जा कर लेके ही रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आगे बेटा, तो 19(1)(च) तो निकली गया, बोले बेटा? तो अब तो वो हम लोग के रेंज में है ही नहीं है, तो अब बचा 19(1)(छ). किसी भी प्रकार का व्यापार व वृत्ति करने की स्वतंत्रता। किसी भी प्रकार का व्यापार और क्या बेटा? वृत्ति करने की स्वतंत्रता। वृत्ति माने पेशा, है ना, प्रोफेशन। माने किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं और किसी प्रकार का प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, है ना? अच्छा, किसी प्रकार का प्रोफेशन, हाँ, वैध। सुपारी किलिंग विलिंग का प्रोफेशन नहीं करेंगे आप, ये पैसा तो कहते तर्क दे दे सब, ये भी एक प्रोफेशन है? नहीं। व्यापार भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यापार नहीं कर सकते जो इलीगल घोषित हो। आप अवैध हथियारों का व्यापार करेंगे? नहीं कर सकते। आप लीवर और किडनी बेचना शुरू करोगे? नहीं कर सकते आप। तो व्यापार भी करने का जो अधिकार है और पेशा भी करने का अधिकार है, वह भी एक दायरे में है, उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। कुछ पेशे ऐसे हैं जो यूरोप में प्रतिबंधित नहीं है, कुछ पेशे हमारे यहाँ जो प्रतिबंधित हैं, नहीं कर सकते। ढेर सारे व्यापार वहां भी वैध है, यहाँ भी वैध है। तो ये हर देश अपने नैतिकता, अपने समझ और अपनी विरासत के आधार पर निर्धारित करता है कि क्या करना वैध है और क्या करना अवैध है। कोई चीज वैध अवैध नहीं हो, समय काल परिस्थितियां चीजों को वैध अवैध करती है। क्लियर है बेटा? लिख लीजिए, ये लिख लिया बेटा, किसी प्रकार का व्यवसाय व वृत्ति करने की स्वतंत्रता। अब एक नोट बनाइए और आज फाइनलाइज करते हैं। उपरोक्त अधिकारों पर, उपरोक्त माने ऊपर जो लिखे गए अधिकार हैं उन पर 19(2) से 19(6) तक, 19(2) से 19(6) तक बैठो हुए 2 से 6 तक क्या संख्या है? 5। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो चूंकि आप टीचर हैं इसलिए बच गए, ठीक है। नहीं तो ढेर, हाँ, एक बार गलती हुई होगी, नहीं तो ढेर सारे लोग 6 में से सीधे 2 घटा लेते हैं, तो फिर 4 बच जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल लिखें, 19(2) से 19(6) तक उपरोक्त अधिकारों पर
उपरोक्त माने जो ऊपर लिखे गए अधिकार हैं, उपरोक्त अधिकारों पर या ऊपर लिखे गए अधिकारों पर युक्त आधारों पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। युक्त आधारों पर क्या बेटा? प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? यानी फिर बात घूम फिर के वहीं चली आई कि आपको मूल अधिकार तो दिए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा इतराइए मत, क्योंकि आपके मूल अधिकार अबाध नहीं है और आपको महसूस करा दिया जाएगा कि आपके पास कोई मूल अधिकार नहीं है अगर अनर्गल उपयोग करने की कोशिश किया तो। अच्छे व्यक्ति के रूप में बने रहिए। मैं कोचिंग चलाता हूं, एक व्यवसाय है मेरा, मुझे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता है ना बेटा? क्यों नहीं आता? क्योंकि सरकारी जो रूल्स रेगुलेशन है आप उसका पालन करते रहिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बीच में एक बार कहा गया कि आग बुझाने की व्यवस्था करिए, कर दिया, है ना? कहीं कुछ घटना होती है तो सरकार बड़ी सचेत हो जाती है। तो जाहिर सी बात है सरकार के जो नाम्स होंगे उस नाम्स को आप पूरा कर लें, पूरा करते रहे, आपको किसी व्यापार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि व्यापार आप अबाध नहीं कर सकते। हम ये थोड़ी कह सकते ये कोचिंग मेरी है, बिल्डिंग मैंने किराए पे लिया है। आप कौन होते हैं? हाँ, हम होते हैं। और यहाँ चला आएगा डीवाईएस, है ना? क्योंकि हम लोग उसी के अधीनता में हैं, उसी के कार्यालय से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है और उसके रूल्स रेगुलेशन का हमें पालन करना होता है। सरकार को कर जमा करना होता है, विहित प्रक्रिया से सरकार हमसे शुल्क लेती है। तो ये सब नियम आपको पालन करना होगा। ये प्राइवेट ट्यूशन नहीं है कि घर घर जाके जो ट्यूशन पढ़ाना नहीं है, वहाँ तो कोई टैक्स वैक्स नहीं देना, यहाँ देना है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है बेटा कि कोई व्यवसाय वृत्ति अगर आप करोगे तो करो, लेकिन सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन है उसका आपको पालन करना होगा। तो 19 तो मुझे लगता है क्लियर हुआ बेटा, ठीक है? तो आज यहीं समाप्त करते हैं, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं आपसे बेटा।